हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है संसाधन विकास। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संसाधन है क्या और फिर ये सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। इन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करने की हमें जरूरत है, इनके नियोजन की आवश्यकता है कि जरूरत को पूरा करती है वही संसाधन है। हमारे कब्जे में करने की कोशिश की, जिससे आप देखते हैं कि दुनिया में तबाही मचनी शुरू हुई और उसके बाद जब लोगों को समझ में आया तो फिर हम लोगों ने क्या किया, सतत पोषणीय विकास की तरफ चलना शुरू किया। 1952 में देश की सरकार ने एक नीति बनाई थी जिसे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही जबरदस्त क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 10th के जो प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं ये हमारी समरी सीरीज। इस समरी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ बहुत सारे लेक्चर्स को कर चुके हैं और अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं उसको हमारा पीडब्ल्यू परिवार आप सभी के सामने कंप्लीट करा रहा है। हमारा जो सामाजिक अध्ययन या फिर आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो सोशल साइंस वाला भाग होता है वो आप लोग मेरे साथ करते हैं और हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपका एक चैप्टर होगा, उसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम है संसाधन विकास। और हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमें कहां देखने को मिलता है। ये चैप्टर हमें आपका भूगोल जो है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा आप देखते हैं कि पेपर के अंतर्गत इसकी वेटेज होती है। तो इस चैप्टर को बहुत ही सीधे सरल तरीके से आप सभी के सामने रखा जाएगा और बहुत गहराई के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसकी पूरी की पूरी कहानी को आप सभी के सामने रख लेंगे। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों संसाधन विकास और इसकी हर एक कहानी को बहुत मजेदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आखिर इस चैप्टर के संदर्भ में हमें किन किन बातों को सीखने का मौका मिलेगा। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है संसाधन विकास। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संसाधन है क्या, संसाधन का अर्थ क्या होता है। वो समझने के बाद दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ संसाधनों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। हमारे पास जितने भी संसाधन देखने को मिलते हैं ना, इनकी अलग अलग कैटेगरीज या फिर आप देखते हैं कि इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं ये प्रकार, इनकी क्या क्या है विशेषताएं, उनको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग संसाधनों के विकास संबंधी इस बिंदु को भी देखेंगे कि मनुष्यों ने संसाधनों का कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकास किया है और इसी विकास करने के साथ हमारी जो दुनिया है वो बड़े स्तर पर परिवर्तित हुई है, कैसे, वो समझेंगे। फिर हम लोग विकास, है ना दोस्तों, विकास का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे और फिर ये सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है ये भी अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों संसाधन नियोजन के बारे में। भाई नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। हमारे पास जितने भी ये संसाधन है ना एक दिन आप देखते हैं कि खत्म हो जाएंगे, खल्लास हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। इन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करने की हमें जरूरत है, इनके नियोजन की आवश्यकता है। क्यों, वो समझेंगे। संसाधन नियोजन है क्या और ये क्यों जरूरी है वो समझेंगे। संसाधनों का संरक्षण, इनको बचाना क्यों जरूरी है ये समझेंगे। हमारे पास जो जमीन है, जिसे हम लोग भू कहते हैं या फिर भूमि के नाम से पुकारते हैं, ये भी एक संसाधन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव का जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो हमारे इसी संसाधन पर टिका हुआ है। तो हम लोग अपनी आज की इस क्लास में भू संसाधन है क्या और इसने पूरे पूरे तौर पर मनुष्य को किस तरीके से प्रभावित किया है और हमारे पृथ्वी को और लोगों को एक नया जीवन देने में क्या योगदान दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग आप सभी के सामने डिस्कशन करने वाले हैं मृदा संसाधन के बारे में, यानी कि जो मिट्टी है जो हमें जमीन के ऊपर देखने को मिलती है, इसने भी मानव के इतिहास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती हैं या फिर मृदा देखने को मिलती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, आप देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी है ना, रेतीली मिट्टी। इन सभी मिट्टियों की या फिर इन सभी मृदा की विशेषताओं को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों ये सभी हैं पॉइंट्स जिसको अपन लोग अपनी आज की इस क्लास में करेंगे डिस्कस और बहुत सीधे सरल तौर पर ये पूरा का पूरा अध्याय चुटकियों में आप सभी के सामने हो जाएगा कंप्लीट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो बिंदु हमारे सामने है दोस्तों कि भैया संसाधन किस चिड़िया का नाम है, आखिर संसाधन होता क्या है। सबसे पहले इसी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने इस शब्द को समझ लिया तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनको आप और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आपके हाथ में जो मौजूद वो मोबाइल फोन है ना, वो भी एक संसाधन है। सर कैसे?
अरे उससे आपकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। आप उस क्लास जो हमारी ये है उसको अपने फोन पे ही देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई की जरूरत पूरी हो रही है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप देखते हैं कि आप उस फोन के जरिए कर लेते हैं। आपको कॉलिंग करनी है तो आप वो उस फोन के जरिए कर लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर देती है, जो आपकी आवश्यकता को कंप्लीट कर देती है, आपकी जरूरत को पूरा करती है, वही संसाधन है। हमारे आसपास मौजूद हर एक ऐसी चीज जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति, जो भी चीज हमें चाहिए उसको कंप्लीट करा देती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो संसाधन है ना, आप देखते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी के अंतर्गत मौजूद है। इन संसाधनों को प्रयोग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों? इन संसाधनों को प्रयोग में लाने के लिए हमें तकनीक या फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसे आप देखें कि जमीन की गहराई में आप देखते हैं कि बड़े लेवल पर तरल पदार्थ मौजूद है, पेट्रोलियम मौजूद है। अब भाई पेट्रोलियम है, इससे हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर आप देखते हैं कि हमें तकनीक चाहिए, हमें बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो संसाधन हमारे आसपास मौजूद ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी या फिर तकनीक की जरूरत होती है। जैसे आप देखते हैं कि जमीन की गहराई में कोयला पड़ा हुआ है, इस कोयले को निकालने के लिए भी हमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होगी। ऐसे हमारे संसाधन जो बड़े तौर पर आपको देखते हैं कि मौजूद है, और इनको प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें क्या जरूरत होती है? प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उसकी ही संसाधन कहा जाता है। तो सीधी सरल परिभाषा ये हमारी संसाधन के संदर्भ में बनती है। अब हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि जो हमारे संसाधन है ना, इसके अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो संसाधनों की कौन कौन से प्रकार हैं, इनको एक एक कर दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करते चलते हैं और हर एक बिंदु को बहुत ही गहराई के साथ समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, संसाधन का जो सबसे पहला प्रकार है इसे कहा जाता है जैव संसाधन। भाई जैव संसाधन हमारे ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें किनसे मिलते हैं दोस्तों? जो हमें जीवित वस्तुओं से मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पेड़ है ना, जीवन है इसके अंदर, इससे हमें आप देखते हैं कि फल मिलता है, फूल मिलता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि हमारे पास जीव जंतु हैं, इनसे आप देखते हैं कि हमें दूध मिलता है ना। ऐसे हमारे संसाधन जो हमें क्या मिलते हैं, जो हमें जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हुए या फिर हमारे पशु हुए, उनको हम लोग जैव संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। इसका विपरीत कौन सा होता है दोस्तों? इसका विपरीत हमारा होता है अजैव संसाधन। भाई अजैव संसाधन वो हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारी जो चट्टानें, हमारे पहाड़ के अंदर आप देखते हैं, पहाड़ एक निर्जीव है, जान थोड़ी है इसमें भी हमें बहुत सारे हमारे संसाधन देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि हमारे सोने चांदी हुए वो आपको पहाड़ों की गहराई में देखने को मिलते हैं। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमें जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हुए दिखे, वहीं अजैव संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हुए दिखे। यहाँ पर कुछ फोटोज हैं दोस्तों, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि ये जो हमारा क्षेत्र है आपको दिख रहा है कि जैव संसाधन से संबंधित है। ऐसे ही आप देखते हैं कि ये जो दोनों के दोनों हमारे धातुएं हैं, ये हमारे अजैव संसाधन से संबंधित है। ये हमें कहां से मिलेंगे? ये हमें चट्टानों के अंतर्गत से मिलेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आप देखते हैं कि चमड़े के बैग वगैरह हुए, ये हमें पशुओं की खालों से बनते हुए देखते हैं। तो ये आप क्या देखते हैं कि एक जैव संसाधन से बना हमारा पदार्थ हुआ। तो संसाधनों के बारे में डिस्कशन करते हुए अब तक हम लोगों ने संसाधन के दो प्रकारों को डिस्कस किया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। लेके चलते हैं आप सभी को आगे, और यहां पर संसाधनों का एक और प्रकार है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं समयाप्ता के आधार पर, है ना। संसाधनों का ये जो एक रूप है इसे कहा जाता है समयाप्ता, यानी कि समय के आधार पर। हमने समय के आधार पर भी संसाधनों को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। इसमें सबसे पहला है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन क्या है ये समझिए। देखिए, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है कि जिनका प्रयोग आपने एक बार किया और आप दोबारा इनका प्रयोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? कर सकते हैं, है ना। तो समयाप्ता के आधार पर जो हमने संसाधन को बांटा है, अर्थात हमने समय के आधार पर संसाधनों को दो कैटेगरीज में बांटा। इसमें सबसे पहला हमारा कहला रहा है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन दोस्तों ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग अगर हमने एक बार किया, हम दोबारा कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं, चौथी बार कर सकते हैं। इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है दोस्तों। इनको हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, और इनका एक और नाम है, इनको नव्य संसाधन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये संसाधन कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे सूरज की रोशनी से अगर मैंने आज बिजली बनाई, कल भी बना लूंगा, उसके बाद भी बना लूंगा, बार बार हम लगातार क्या कर सकते हैं? बिजली को बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि मैंने जब हवा से पवन ऊर्जा को बनाया दोस्तों, पवन चक्की के जरिए
हमने पवन ऊर्जा को प्राप्त किया तो हम बार बार इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन हमारे ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, और इनको नव्य संसाधन के नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे हमारी सौर ऊर्जा या फिर आप देखते हैं कि हमारी मुख्य तौर पर पवन ऊर्जा। अब समय के आधार पर ही हमने क्या किया है दोस्तों, अपने संसाधनों का एक और रूप आपके सामने रखा है जिसे कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। भाई अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनका प्रयोग अगर आपने एक बार कर लिया लेकिन आप इसको दोबारा प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आप उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और आप देखता है कि अगर हम लोग इसका लगातार इन संसाधनों का लगातार प्रयोग करते रहे तो एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमारे पास है कोयला, इस कोयले को अगर मैंने जलाया, जलाने के बाद आप देखते हैं कि ये राख बन जाएगा, क्या उस राख को दोबारा मैं प्रयोग में ला सकता हूं? नहीं, है ना। ऐसे हमारे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार किया परंतु दोबारा नहीं किया जा सकता और ये समय के साथ एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ऐसे संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे संसाधनों को बनने में हम देखते हैं कि दोस्तों करोड़ों करोड़ों सालों का समय लगता है। और ये संसाधन कौन से हैं? जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, हमारी जो नेचुरल गैस हुई, हम इनका प्रयोग अगर एक बार करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं, दोबारा इनका प्रयोग करना उतना सरल हमारे लिए नहीं होता। तो ये कौन से हैं दोस्तों? ये समय के आधार पर हमारे संसाधन का एक रूप दिखा। अब आगे बढ़ते हुए यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे जो ये संसाधन है ना, इसके एक और रूप को हम लोग यहां पर समझेंगे, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों? जिसे हम लोग कह रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वामित्व का मतलब होता है कि भैया मालिक कौन है ना दोस्तों? मालिक, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। संसाधनों का मालिक कौन है, इसके आधार पर भी हमने संसाधनों को एक और कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है। और इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन एक ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। आपका जो फोन है ना, वो आपका है ना। आप कहेंगे सर ये किसी और का है, नहीं ऐसा नहीं, मेरा जो ये चश्मा है ये मेरा है। ऐसी चीज जो किसी एक व्यक्ति की होती है ना, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो उसकी व्यक्तिगत संसाधन। आप देखते हैं कि ऐसी चीज जो किसी एक व्यक्ति की होती है और वो उसकी पर्सनल होती है, या फिर वो अपने उन्हें परिवार के लोगों के साथ शेयर करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के तौर पर पुकारते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपका घर हुआ, या आपका पर्सनल घर है, कोई दूसरा आगे इसमें नहीं रह सकता। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन हुए जो एक व्यक्ति विशेष या फिर उसके परिवार विशेष से जुड़े होते हैं, जिस पर आप देखते हैं कि उसका और उसके परिवार का ही क्या होता है दोस्तों? मालिकाना हक होता है। अगला जो हमारा रूप है दोस्तों, जो हमारा संसाधन का हमें रूप दिख रहा है स्वामित्व के आधार पर, इसे हम लोग कहते हैं सामुदायिक संसाधन। देखिए, सामुदायिक संसाधन का मतलब हुआ कि यहां पर जो भी संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का आप देखते हैं कि मालिक होना आवश्यक नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा जो हमारा समुदाय है, आप देखते हैं कि वो उसका मालिक होगा। जैसे आप देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से तालाब हैं, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये तालाब मेरा है? नहीं, है ना। तालाब जो है दोस्तों वो हर एक व्यक्ति विशेष का है। जैसे आप देखें कि आपके आसपास आपको शमशान दिख जाती है, क्या कोई व्यक्ति कहेगा कि भैया ये तो हमारी ही शमशान है? ऐसा आप देखते हैं कि ऐसा होता हुआ नहीं मिलता। ऐसे हमारे संसाधन जिनका प्रयोग पूरा का पूरा समुदाय करता है दोस्तों, जिस पर पूरा समुदाय अपना क्या रखता है? स्वामित्व रखता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग सामुदायिक संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे पार्क हुआ, शमशान हुआ, कब्रिस्तान हुआ, ये सभी हमारे क्या आते हैं दोस्तों? आप देखते हैं कि ये हमारे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आपको आते हुए दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे बढ़ते हुए एक और बिंदु को डिस्कस करते हैं। कुछ और हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर चित्र रखे गए हैं और आपको बताना होगा, सिंपल सा सवाल है। जैसे आप यहाँ पर देखें कि ये जो पार्क है ये क्या है दोस्तों? ये एक सामुदायिक संसाधन है। ये बच्ची है अपने लैपटॉप को यूज कर रही है, तो ये इसका क्या हुआ दोस्तों? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी दुकान है, तो आप देखते हैं कि ये उस दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में, दुकानदार के लिए तो ये इसका व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन ग्राहकों के लिए सामुदायिक संसाधन है क्योंकि कोई भी इसमें जा सकता है। ऐसे ही तालाब है दोस्तों, तो ये भी एक सामुदायिक संसाधन हमें दिख रहा है। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने मालिक कौन है उसके आधार पर अब तक दो संसाधनों के रूप को देखा। व्यक्तिगत संसाधन जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति विशेष मालिक है, और सामुदायिक संसाधन जिसमें एक पूरा का पूरा समाज अपने कब्जे में रखता है। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं दोस्तों जो किसी देश की सरकार के द्वारा होते हैं, है ना। और इन्हीं संसाधनों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ऐसे ही संसाधनों को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के नाम से पुकारते हैं। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसको ध्यान से आप लोगों को बिल्कुल समझना होगा। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऐसे हमारे संसाधन जिस पर आप देखते हैं कि देश की सरकार का कब्जा होता है, जो देश की सरकार की प्रॉपर्टी होती है। जैसे
आप देखें कि देश के अंदर जो हमारी भारतीय रेल है, ये किसी समुदाय विशेष की नहीं है ना, लोगों की नहीं है, ये देश की सरकार की प्रॉपर्टी है, ये देश की सरकार की संपत्ति है। तो ऐसे हमारे संसाधन जो किसी देश की सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो उनको राष्ट्रीय संसाधन के नाम से पुकारा जाता है। जैसे सरकारी जमीन हुई, सड़क हुई, नहर हुई, रेल हुई, ये सभी हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों जिसे हम लोग कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधनों का मालिक कौन है, इसके आधार पर ये इसका चौथा रूप होता है और इसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने देश की समुद्री सीमा को देखना होगा। तो अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारे देश की समुद्री सीमा आपको दिख रही है ना, अगर आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे देश की जो समुद्री सीमा आपको देखने को मिल रही है ना, ये पूरा का पूरा आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में जितने भी संसाधन होंगे वो किसके हैं दोस्तों? इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर का जितने भी संसाधन है वो भारत के हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। जब भी किसी देश की समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर आगे चला जाया जाएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे है ना, तो इस क्षेत्र विशेष के अंदर जितने भी संसाधन होंगे वो किसी एक देश विशेष के नहीं होंगे, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के होंगे। यानी कि वो पूरी देश की, पूरी दुनिया की आप देखते हैं कि संपत्ति मानी जाएगी और उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन के नाम से पुकारेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर जो हमारे संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन, एक व्यक्ति विशेष, सामुदायिक संसाधन पूरे समुदाय के, राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की सरकार के, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसी देश की सीमा से, तटीय सीमा से अगर आप 200 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, वहां पर जो मौजूद संसाधन होंगे उनको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमारे संसाधनों के कुछ और रूप भी हमें देखने को मिलते हैं और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है विकास के आधार पर, है ना, कि संसाधन अपने आप को पहले से बेहतर कर रहे हैं, इसके आधार पर भी हम संसाधन के कुछ रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो विकास के आधार पर भी संसाधनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं और इसमें सबसे पहला है दोस्तों संभावी संसाधन। देखिए, संभावी संसाधन हमारे ऐसे संसाधन है ना, संभावी संसाधन दोस्तों आप लोग देखते हैं कि हमारे ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप देखते हैं कि भविष्य में इनके प्रयोग करने की संभावना है। जैसे आप देखें कि जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि गुजरात, महाराष्ट्र और जो राजस्थान का क्षेत्र है, इन राज्यों के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और इन तेज हवाओं के जरिए हम यहाँ पर पंचक्की को लगाकर बिजली बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर संसाधन मौजूद है, हवा चल रही है और इस संसाधन को प्रयोग करने के लिए आपको देखते हैं कि अभी तक हमने पंचक्की को नहीं लगाया, है ना। ऐसे हमारे संसाधन जो किसी क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान समय में ना हम उनका प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य में कर लेंगे। इनके भविष्य में करने की संभावना होती है, उनको हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में हवा चलती है, तेज रोशनी भी पड़ती है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, है ना, सूरज की रोशनी से बिजली और हवा के जरिए हम लोग बिजली को बना सकते हैं। अभी नहीं बना रहे, भविष्य में बना लेंगे, है ना। तो ऐसे हमारे संसाधन जिनका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा वर्तमान समय में, लेकिन भविष्य में किए जाने की संभावना होती है, उनको हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। और ये आपको दिखता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बिंदु यहाँ से होता है। अगला रूप देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारा विकास के आधार पर आप देखते हैं कि जो हमारा संसाधन होता है या फिर उसका रूप होता है, उसे कहा जाता है विकसित संसाधन। अब ये विकसित संसाधन क्या है? देखो दोस्तों, ऐसे हमारे संसाधन जिनके बारे में मनुष्यों को पूरा ज्ञान है, ऐसे हमारे संसाधन जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है सर्वेक्षण, यानी कि ऐसे संसाधन जिनके बारे में अपन लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये कितने हैं, ये कब तक समाप्त हो जाएंगे, इनका कब तक प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विकसित संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पेट्रोलियम हुए या फिर हमारा पेट्रोल हुआ, इसको हम लोग एक विकसित संसाधन कहते हैं, क्योंकि मनुष्यों ने इसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में अभी पृथ्वी में मौजूद है और ये कब तक समाप्त हो जाएगा। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया गया है कि साल 2030 तक दुनिया से पेट्रोल पूरे तौर पर आप देखते हैं कि समाप्त हो जाएगा, तो इसकी कमी आपको आते हुए दिखेगी। तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग आप देखते हैं कि बड़े लेवल पर होता है, लेकिन आप देखते हैं कि इनके बारे में हमें पूरा ज्ञान है कि ये कितने हैं,
कितने प्रतिशत बचे हैं, कितनी इनकी मात्रा है, ऐसे संसाधनों को हम लोग विकसित संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। अगला, विकास के स्तर के आधार पर जो हमारा तीसरा संसाधन का रूप है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं भंडार। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं भंडार। ठीक है, संभावी संसाधन में संसाधन था लेकिन अभी प्रयोग नहीं कर रहे, भविष्य में करेंगे। उसके साथ विकसित संसाधन जिसके बारे में पूरा ज्ञान है लेकिन और आपको पता है कि वो कब तक खत्म हो जाएगा। अब विकास के स्तर के आधार पर यह हमारा तीसरा संसाधन का रूप है जिसे हम लोग भंडार कह रहे हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों, भंडार का मतलब क्या होता है? भंडार का मतलब होता है जमा करना। देखिए, ऐसे हमारे संसाधन जो हमारे आसपास मौजूद है ना, और हम इनका प्रयोग करना भी चाहते हैं लेकिन ना हमारे पास इन संसाधनों को प्रयोग करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास पानी मौजूद है और हमें पता है कि पानी के अंदर क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन मौजूद होता है। और हाइड्रोजन गैस कैसी है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस के जरिए हम ईंधन बना सकते हैं, यानी कि पानी से अगर हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस हाइड्रोजन गैस से गाड़ियों को चला सकते हैं, है ना। पानी मौजूद है, पानी में हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन परेशानी यह है दोस्तों कि अभी तक ना हमारे पास कोई ऐसी मशीन या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है जो क्या कर दे, जो पानी से हाइड्रोजन को अलग कर दे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस संसाधन को हम लोग क्या कर रहे हैं? इस संसाधन को हम लोग भविष्य के लिए संभाल के रख रहे हैं कि भैया जब हमारे पास इस प्रकार की मशीन या टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का जो तीसरा रूप हमें देखने को मिलता है दोस्त, उसे हम लोग कह रहे हैं भंडार। और भंडार के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि संसाधन का ये ऐसा रूप होता है जिसमें जो हमारे पास संसाधन है ना, इन संसाधनों का आप लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है दोस्तों। हम देखते हैं कि जो प्रयोग है वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको प्रयोग करने के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। जब भविष्य में होगी तब कर लेंगे, और एग्जाम्पल हमने आपके सामने यहाँ पर प्रयोग किया। अगला हमारा है दोस्तों जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं विकास के स्तर के आधार पर जो हमारे संसाधन का रूप है। और ये जो चौथा संसाधन का रूप दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं सिंचित कोश। सिंचित कोश का मतलब क्या है दोस्तों? कि ऐसा संसाधन, ये भंडार का ही एक रूप है, ये भंडार का ही एक मिनी भाग हमें दिखता है। ऐसे हमारे संसाधन जिनका प्रयोग आप देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है ना, लेकिन आप देखते हैं कि इन संसाधनों का प्रयोग पूरे लेवल पर नहीं होता। जैसे आप देखें कि हमारे पास नदी है, हम नदी के ऊपर बांध बनाकर बिजली बना सकते हैं, है ना। जी हाँ, हम कर सकते हैं। क्या हम देश के अंदर मौजूद हर नदी पर बांध बनाकर बिजली बना रहे हैं? नहीं। समझ में आया? तो आप देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर ऐसे हमारे संसाधन जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं, उनके प्रयोग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है लेकिन हम उसे पूरे बड़े लेवल पर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सीमित लेवल पर है, सिंचित लेवल पर है। ऐसे संसाधनों को हम लोग सिंचित कोश के संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम नदी के जरिए क्या कर सकते हैं? उस पर बिजली बना सकते हैं बांध बनाकर, लेकिन क्या हम भारत में हर एक नदी पर ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं, ये बहुत सीमित स्तर पर है, बहुत कम लेवल पर है। तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग मनुष्य करना चाहता है, हम करना चाहते हैं, और इनका करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बांध बना लो भैया, आराम से बन सकता है, लेकिन हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग सिंचित कोश की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो क्योंकि ये बहुत कम लेवल पर आप देखते हैं कि इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ जो हमारे संसाधनों के भिन्न भिन्न प्रकार थे उनको डिस्कस किया। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सरल तरीके से चीजों को और गहराई के साथ आप सभी के समक्ष रखेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं कि जो हमारे संसाधन है ना, मनुष्य ने उनका क्या किया? जितने भी संसाधन है उनका बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया है। इन संसाधनों की वजह से हमने अपनी नदियों को दूषित किया, वायु प्रदूषण किया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग देखते हैं कि विस्थापित होना पड़ा, और इसी के साथ साथ हमने क्या किया? शहरों को बसाने के लिए जंगलों को समाप्त कर दिया। क्या इसको हम लोग विकास कहेंगे दोस्तों? एक शब्द यहां पर लिखा जा रहा है विकास। और विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों? विकास का मतलब होता है पहले से बेहतर होना, है ना। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप लोग क्लास 9th में थे और क्लास 9th में मान लीजिए कि आपके 95% मार्क्स आए और कक्षा 10वीं के अंतर्गत आपके 100% मार्क्स आए, तो कहेंगे कि भाई आपका विकास हुआ। ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है, हम सभी का जो जीवन है, उसका पहले से बेहतर होना ही विकास कहलाता है। हम ये तो कहें कि भैया हमने शहर बना दिए लेकिन शहरों को बसाने के लिए हमने जंगलों को काट दिया, क्या इसे विकास कहा जाएगा दोस्तों? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप सभी को बताएं कि इसको विकास नहीं कहेंगे। विकास में तो सब चीज बेहतर होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो मनुष्य है ना दोस्तों,
उसने संसाधनों का बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया, अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया। जंगलों को काट दिया लकड़ी को प्राप्त करने के लिए, शहरों को बसाने के लिए जंगलों को समाप्त कर दिया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे संसाधन है ना, आपको देखते हैं कि कुछ लोगों ने उनको अपने पास रख लिया। तो जो शुरुआत में पावरफुल लोग रहे, उन्होंने संसाधनों को अपने पास रख लिया, तो भैया वो अमीर बन गए। और जो लोग इन संसाधनों को अपने पास नहीं रख पाए, आपको दिखता है कि वो क्या बन गए दोस्तों, वो गरीब बनकर रह गए, है ना। ऐसा हमारे समाज के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमने इन संसाधनों का जो बहुत गलत तरीके से, अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया है, इसकी वजह से हमारे पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां हमें आती हुई दिख रही हैं। आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े हमारे बर्फ के, आप देखते हैं कि ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, आप देखते हैं कि वो पिघल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने पेड़ों को समाप्त कर दिया। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो हमारे ये ग्लेशियर्स हैं, पानी के बड़े बड़े बर्फ के जो हमारे पहाड़ थे, ये पिघल रहे हैं। इनके पिघलने से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ने लगा है। तो मनुष्यों ने संसाधनों का प्रयोग करने से अपने ही जीवन पर आप देखते हैं कि एक प्रकार से खतरा बना लिया है। अब ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारे समुद्र का पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। ओजोन परत, आप देखते हैं कि जो हमारे सूरज है ना, सूरज से आने वाली जो रोशनी है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी प्रकृति ने, हमारी नेचर ने उस पर एक लेयर बनाई हुई है, और इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। हमने ऐसे ऐसे प्रकार की गैसों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे इस ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और इस ओजोन लेयर में छेद होने से सूरज की जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है। तो संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से, कि हर चीज पे कब्जा करना है, हर चीज को तबाह कर दो, और क्या कर दो, शहर बनाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ, इसके गलत प्रयोग से आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि दोस्तों समापन की ओर है। और हमने क्या कर दिया, अपनी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर आप देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। और इनके अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि बारिश की भी असंभावना यहां पर देखने को मिलती है। अब ये सब चीजें तो हैं, है ना, ये सब आपने देखा कि मनुष्य ने अपने लालच के चक्कर में ये सब किया। लेकिन क्या हमें ऐसे ही करना है? क्या दुनिया को ऐसे ही चलाना है? क्या दुनिया में बदलाव की जरूरत नहीं है? नहीं। अब आप देखते हैं कि दोस्तों दुनिया को बेहतर तो बनाना है, लेकिन जितने भी हमारे संसाधन हैं इनका गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना, इनका बहुत समझदारी के साथ प्रयोग करना है। और यही एक आइडिया जो है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि दोस्तों भैया, अगर आपको विकास करना है ना तो विकास करो, मगर पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। हाँ, अगर आपको शहर बसाना है तो जंगल को काटो, लेकिन ऐसे पेड़ों को काटो जो आपको दिखता है कि हरियाली नहीं रखते हैं, जो सूख गए हैं, है ना। अगर आपको लकड़ियां चाहिए दरवाजे बनाने के लिए, खिड़कियां बनाने के लिए, मेज बनाने के लिए, तो ऐसे पेड़ों की लकड़ियों को लो जो आपको सूखे हुए दिख रहे हैं। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जब मनुष्य क्या करता है दोस्तों, अपने विकास की ओर जाता है, और हमारे जो संसाधन है जब हम इनको अपनी आने वाली जनरेशंस को देने की तैयारी करते हैं, इस तरीके से विकास करते हैं, तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत पोषणीय विकास के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर ना, हमारे दुनिया के जितने भी देश थे या फिर इनके अंदर मौजूद जितने भी नेता लोग थे, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात समझ में आती है कि पृथ्वी खतरे में है, हमारा ये जो ग्रह है ये समाप्त हो सकता है। और आप देखते हैं कि इसी बात को लेकर हमारा जो ये सतत पोषणीय विकास है, साल 1992 में, 1992 में हम लोग देखते हैं कि एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर होती है। इस मीटिंग को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको रियो मीटिंग भी कहते हैं, रियो सम्मेलन, या फिर इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस मीटिंग में दुनिया के 170 से ज्यादा देशों के लोग शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये सभी देश के लोग बैठते हैं और इनको समझ में आता है कि अब तक हमने जो भी काम किए उससे दुनिया को नुकसान हुआ है। अब ये सभी देश और इन सभी देशों के नेता इकट्ठे होकर क्या करते हैं, इस मीटिंग के अंदर ये तय करते हैं कि भाई अब दुनिया में जो भी विकास होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो सतत पोषणीय होगा, यानी कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जितने भी हमारे संसाधन है ना, उनको आने वाली जनरेशंस को भी देंगे। इस तरीके से विकास की बात इस मीटिंग में की जाती है। और इसी मीटिंग में आप देखते हैं कि एजेंडा 21 21 बातें प्रस्तुत की जाती हैं, है ना। क्या किया जाता है दोस्तों, इसी मीटिंग में, ये जो हमारा रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, इसी में 21 बातों को सामने रखा जाता है। और इस 21 बातों में क्या कहा जाता है कि भैया कि अब से दुनिया के अंदर जब भी विकास होगा तो वो सतत पोषणीय विकास होगा, यानी कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारे जितने भी संसाधन है वो अपनी आने वाली जनरेशंस को देंगे। उसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर से क्या किया जाएगा दोस्तों,
मुख्य तौर पर हमें दुनिया के सभी देशों की जरूरतों को एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर आगे पहुंचाएगा। दुनिया के अंदर से हमें रोगों को, बीमारियों को खत्म करना होगा, गरीबी को खत्म करना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा और शिक्षा को मजबूत करना होगा। तो एजेंडा 21 क्या है दोस्तों? साल 1992 में ये जो हमारा रियो सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी पुकारते हैं, इसी सम्मेलन में 21 बातें की गई थी और इसी को हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, जिसमें सतत पोषणीय विकास सबसे महत्वपूर्ण बात थी। गरीबी मिटाना, लोगों को बीमारी से सुरक्षित रखना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यही क्या था दोस्तों? हमारा एजेंडा 21 पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो दोस्तों अब तक हमने सतत पोषणीय विकास क्या है और किस तरीके से मनुष्यों ने अपना गलत तरीके से संसाधनों को कब्जे में करने की कोशिश की, जिससे आप देखते हैं कि दुनिया में तबाही मचनी शुरू हुई। और उसके बाद जब लोगों को समझ में आया तो फिर हम लोगों ने क्या किया? सतत पोषणीय विकास की तरफ चलना शुरू किया, रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन के बाद, साल 1992 के बाद से। अब यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है ना, अगर आप हमारे प्यारे भारत को देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से। आज के समय में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे प्यारे भारत के अंदर मौजूद है। हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर रेगिस्तान भी है, यहाँ पर आपको दिखता है मैदान भी है, यहाँ पर द्वीप समूह भी है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी है, पठार भी है। अब इतने बड़े इलाके में अगर आप देखते हैं कि दोस्तों कि यहाँ पर संसाधन सेम रूप से हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो संसाधन, जैसे हमारे सेब वेब है, वो संसाधन आप देखते हैं कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। क्या ऐसे ही संसाधन आपको हमारे दक्षिण भारत में मिल जाएंगे? नहीं। आपको दिखता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, और हमारे यहाँ पर जो संसाधन है ना, उनका बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ। देश के हर एक इलाके में हर संसाधन हो, ऐसी उपस्थिति नहीं है। तो इसी सिचुएशन के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों? हमारे देश के अंदर संसाधन नियोजन किया जाता है। संसाधन नियोजन का मतलब क्या है? संसाधन नियोजन का मतलब है कि हमारे देश में संसाधन को लेकर प्लानिंग की जाती है। क्या किया जाता है? सबसे पहले हमारे देश में जो संसाधन नियोजन करने का ये जो तरीका है ना, ये इस प्रारूप में होता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि देश के अंदर देश का नक्शा लिया जाता है। उसके बाद जो भी संसाधन जिस जिस इलाके में मिलते हैं, जो संसाधन पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, आपको मैदानी भागों में मिलते हैं, जो संसाधन आपको दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं, उन सभी संसाधनों को पहले नक्शे पर लिख लिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उनकी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के बाद सरकार क्या करती है दोस्तों? उन संसाधनों को कि हम कैसे निकाल सकते हैं, उन संसाधनों को प्रयोग रूपी बनाने के लिए क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये तैयार किया जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब हमने संसाधनों को ढूंढ लिया कि कौन कौन से संसाधन कौन कौन से राज्यों में है, कौन कौन से इलाकों में है, इन संसाधनों को प्रयोग करने की अब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई है स्टेप 2 में। फिर स्टेप 3 में क्या किया जाता है दोस्तों? स्टेप 3 में जो हमारी राज्य सरकारें हैं, वो हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, जो पूरे देश को चलाती है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर एक दूसरे के साथ संसाधन को शेयर करती हैं, ताकि भारत के हर एक क्षेत्र में हर एक चीज हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। और कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? संसाधन नियोजन को करते हैं। अब सवाल आप सभी के दिमाग में जरूर आएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कि ये जो हमारे संसाधन है ना, आप देखते हैं कि ये जो संसाधन है ना दोस्तों, इनका बचाव या फिर संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो संसाधन है ना दोस्तों, हमारे संसाधन एक ना एक दिन आपको दिखता है कि समाप्त हो जाएंगे। और पुराने समय के अंतर्गत आप लोग देखें कि दोस्तों कि जो देशों को गुलाम बनाया गया, आप देखते हैं कि हमने ये देखा कि दुनिया के बड़े बड़े देश, जैसे हमारा प्यारा भारत हुआ, अफ्रीका हुआ, आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर के बहुत से देश हुए, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, ये सभी जो देश थे ये गुलाम बने। और यूरोप के इन देशों ने गुलाम बनाया। क्यों गुलाम बनाया? क्योंकि यूरोप के जो देश थे ना, वो इन इलाकों के, भारत की, अफ्रीका के देशों की या फिर ऑस्ट्रेलिया के देशों की, यहाँ के संसाधनों को प्राप्त करना चाह रहे थे। तो संसाधनों को आप देखते हैं कि प्राप्त करने की वजह से दुनिया के जो अधिकतर देश थे, आपको क्या दिखता है दोस्तों कि वो शोषण में चले गए थे, या फिर आपको क्या दिखता है कि उनको गुलाम बनाया गया था। और इसीलिए आप देखते हैं कि मनुष्य क्या करे दोस्तों? मनुष्य अपने क्षेत्र के जो संसाधन है ना, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करे, और उसी के साथ साथ जितनी भी हमारे संसाधन है ना, हमें उनका बचाव जरूर करना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन हमारे ये जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर हमारे जितने भी संसाधन है, हम इसका अपनी मनमर्जी के हिसाब से प्रयोग नहीं कर सकते। अगर अपनी मनमर्जी के हिसाब से करेंगे तो जो होगी परेशानी, हमारे ग्लेशियर्स डूब जाएंगे, पृथ्वी की ओजोन परत में छेद हो जाएगी, हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगा हम सबका जीवन।
मानव जाति ही क्या रहेगी दोस्तों, नहीं बचेगी, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अपने अस्तित्व और पृथ्वी को बचाए रखने के लिए हमें क्या है दोस्तों, अपने इन संसाधनों का बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग करना होगा, क्योंकि जब हमारे ये संसाधन रहेंगे तभी तो आपका और हमारा जीवन रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे देश के अंदर या फिर दुनिया के अंतर्गत अगर बात की जाए दोस्तों, अभी तक हमने संसाधन क्या है वो देखा, संसाधन के अलग अलग रूपों के बारे में डिस्कशन किया, और अभी अभी हमने आप सभी के साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु को देखा कि जो सतत पोषणीय विकास है, ये है क्या, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, रियो सम्मेलन क्या है, या फिर एजेंडा 21 से क्या तात्पर्य है, इसको हमने समझा। ये वाला जो बिंदु है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं भू संसाधन। भू का मतलब क्या होता है दोस्तों, भू का मतलब होता है भूमि, जिसे हम लोग एक और शब्द में जमीन के नाम से भी पुकारते हैं। हमारा जो ये भूमि है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हमारी जरूरतों को पूरी करती है जमीन, करती है कि नहीं करती? जी हाँ, आप देखते हैं कि इसी जमीन पर आपका घर बना है, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं, हमारे खेत यहीं पर बने हुए हैं, हमारी फैक्ट्रियां इसी भूमि पर बनी हुई है। तो आप देखते हैं कि मनुष्य की अधिकतर जरूरतें जो है आप देखते हैं कि हमारी जमीन ही पूरा करती है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि हमारा क्या दिखता है दोस्तों, एक संसाधन है मनुष्य के ऊपर। आप देखते हैं कि ये जो संसाधन है इसने मनुष्य को बेहतर जीवन जीने में बहुत योगदान दिया है। अगर बात की जाती है हमारे प्यारे भारत की, तो हमने अपने देश के अंदर जो भूमि है इसको 3 खंड में या फिर 3 भागों में बांटा है। एक कहलाता है पहाड़, एक कहलाता है मैदान, और एक कहलाता है द्वीप। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी भूमि है उसको हमने 3 कैटेगरीज में बड़े लेवल पर बांटा है, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पहाड़ की बात करते हैं। हमारे देश में जितनी भी आप देखते हैं कि दोस्तों भूमि है, हमारे देश में जितनी भी भूमि है उसका लगभग 30% जो भाग है वो कैसा दिखता है दोस्तों, वो हमें पहाड़ के तौर पर दिखता है। और इन्हीं पहाड़ी मैदान, इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से हम लोग क्या देखते हैं, इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से भारत की बड़ी बड़ी नदियां, चाहे सिंधु नदी हो, चाहे आप देखते हैं कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हो, या फिर हमारी गंगा नदी हो, इनका उद्गम होता है। तो देश की लगभग 30% जमीन पहाड़ के रूप में है, और इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से देश की सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, और ये नदियां 12 मासी हैं। नदियों में 12 महीने आपको पानी दिखता है। और ये नदियां क्या करती हैं, जब मैदानी भाग में आती हैं ना, तो क्या कर देती हैं, मैदानी भाग को बहुत अच्छी मात्रा में पानी देती हैं, और इसी वजह से भारत के मैदानी भाग आपको क्या दिखते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ दिखते हैं। और भारत के मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों से आने वाली जो नदियां हैं वो पानी देती हैं, जिससे ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखता है कि हरियाली में रहता है। तो भारत की 30% जमीन पहाड़ के रूप में है, नदियां यहां से निकलती हैं, और इन्हीं वजह से पहाड़ से आने वाली जो ये नदियां हैं ये मैदानी क्षेत्र को पानी देती हैं, और मैदानी क्षेत्र में आपको फिर यहाँ खेती होते हुए दिखती है। देश का लगभग 43% जो हमारे जमीन है वो मैदान के रूप में है। मैदान कैसा है दोस्तों, समतल। हमारा पंजाब का क्षेत्र हुआ, हरियाणा का क्षेत्र हुआ, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ, यूपी का क्षेत्र हुआ, है ना, बिहार का क्षेत्र हुआ, ये सभी जो हमारे राज्य हैं दोस्तों, ये मैदानी क्षेत्र वाले राज्य कहलाते हैं। अधिकतर आर्थिक क्रियाएं हमारे देश की इन्हीं मैदानी भागों के अंतर्गत आपको देती हैं। फैक्ट्रीज हुई, कारखाने हुए, खेत खलियान हुए, वो इन्हीं मैदानी भागों के अंतर्गत आपको देखते हैं। मैदानी भागों में आपको दिखता है क्योंकि यहाँ खेती अच्छे तरीके से होती है, तो इसी वजह से जनसंख्या भी इन्हीं इलाकों के अंतर्गत, इन्हीं राज्यों के अंतर्गत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। समतल जमीन है, सपाट जमीन है, तो घर बनाए जाते हैं अच्छे अच्छे मजबूत। यहाँ आपको फैक्ट्रियां आसानी से लगती हुई दिखती हैं, और इस इलाके में इसी वजह से सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं यानी कि लोग बिजनेस इन क्षेत्रों में करते हुए दिखते हैं। भारत में हमें अपने जमीनों का जो तीसरा रूप देखने को मिलता है दोस्तों, उसको हम लोग पठार के नाम से भी पुकारते हैं। अब पठार और पहाड़ में क्या फर्क होता है दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिए। 2 शब्द यहाँ पर रखे जा रहे हैं, एक है पहाड़ और दूसरा है पठार। पहाड़ जो होता है ना दोस्तों, उसकी चोटी होती है या फिर उसका शिखर होता है। वहीं अगर पठार की बात की जाती है तो वो ऊपर से समतल होता है, ऊपर से सपाट होता है ना। होती तो उसकी भी ऊंचाई है पठार की, लेकिन हमारा जो पठार है वो ऊपर से चपटा होता है या फिर समतल होता है। भारत के अंदर 27%, भारत की जमीन का 27% जो भाग है वो हमें पठारों के रूप में दिखता है। और इन्हीं पठारों में हम देखते हैं कि बहुत सारे खनिज हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ईंधन, जीवाश्म ईंधन और वनस्पति देखने को हमें मिलती है। तो देश के अंदर हम देखते हैं कि 43% हमारा मैदानी भाग है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि 27% हमारा पठारी भाग है, और आप देखते हैं कि जो पर्वत है वो देश के लगभग 30% भूमि के अंतर्गत हमारे बटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान में हमने जमीन को बांट दिया। हमारी जो जमीन है ना दोस्तों, हमने इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं हमारे देश के अंतर्गत। कैसे कैसे कर रहे हैं, इनको एक एक तरीके से आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा फोकस आपको कक्षा के अंतर्गत रखना है।
हम देखते हैं कि जो हमारे देश के अंतर्गत जमीन है, जिसे हम लोग भू उपयोग, कि हम लोग अपने देश के अंदर जो भूमि है उसका किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो देश में हमारे पास आप देखते हैं कि जो हमारी जमीन है वो जंगल के तौर पर है ना। अधिकतर जो हमारे जंगल जमीन है उसमें हमें वन दिखता है, वन यानी कि जंगल हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ जमीन का जो एक और रूप है दोस्तों जिसको मनुष्य प्रयोग में लाता है, उसे कहा जाता है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। यानी कि ऐसे जमीन जो आपको क्या दिखता है दोस्तों, कि जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि है ना, जमीन है। सबसे पहले कृषि का जो हमारे पास जितनी भी भूमि है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जितनी भी भूमि है इसको मनुष्य किस किस तरीके से प्रयोग में लाता है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला है दोस्तों जंगल। भाई जंगल के अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पर जानवर वगैरह रहते हैं, यहाँ पर वन संपदा होती है, यहाँ पर आपको दिखता है कि पेड़ पौधे होते हैं, तो मनुष्य यहाँ पर कुछ नहीं करता, ये जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। दूसरे कहलाते हैं दोस्तों, क्या हमारे दूसरे कहलाते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अर्थात ऐसी जमीन जहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों ये बंजर है, यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य खेती नहीं कर सकता। ये होती तो समतल सपाट है, मैदानी भाग है ये, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी से ये बंजर हो जाती है और इस जमीन पर हम खेती नहीं कर सकते। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। और ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे कुछ ऐसे दूसरे रूप भी होते हैं, जैसे हमारे गैर कृषि के बहुत से हमारे मैदानी इलाके होंगे जो सड़क के तौर पर, कारखानों के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनको हम लोग गैर कृषि प्रयोग की भूमि कहते हैं। बंजर भूमि में तो हम खेती कर ही नहीं सकते। बहुत से आप देखते हैं कि ऐसी भूमि है जहां पर खेती की जा सकती है, मगर भाई वहां पर हम देखते हैं कि हमने घर को बना लिया है, वहां कारखाने बन गए हैं, तो उनको हम लोग गैर कृषि प्रयोग की भूमि के तौर पर पुकारते हैं। और हमारे भूमि के अलग अलग प्रयोग हैं दोस्तों। तीसरा जो कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिभूमि। और प्रतिभूमि के अंतर्गत हम देखते हैं एक कहलाता है चारागाह, या फिर जिसे हम लोग स्थायी चारागाह कहते हैं। स्थायी चारागाह का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक तो हमने देख लिया कि दोस्तों जंगल है, दूसरा हमने देख लिया कि हमारे पास बंजर भूमि है जो हम खेती के तौर पर प्रयोग में नहीं ला सकते। फिर इसी के साथ हमारे घर वगैरह हुए, जो जमीन खेती के तौर पर प्रयोग लाई जा सकती है मगर हमने उन पर घर बना लिया, फैक्ट्री बना ली। उसके बाद हमारा एक और रूप है दोस्तों जिसे हम लोग कह रहे हैं चारागाह। चारागाह का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की बहुत सी भूमि है जिस पर आप देखते हैं कि जो जानवर होते हैं ना वो चरते हैं। जंगल के बाहर का जो क्षेत्र हुआ वहां पर हमारे जानवर चरते हैं, तो जानवरों के चरने के लिए जो हमारी भूमि होती है दोस्तों उसको हम लोग स्थायी चारागाह के नाम से पुकारते हैं। और ये जो भूमि होती है ये जंगलों के बाहर है ना, आप क्या देखते हैं कि जंगल को हम लोग वन कहते हैं और जंगल के बाहर जो क्षेत्र है उसे हम लोग उपवन कहते हैं, और आप देखते हैं कि वहां पर हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ कुछ ऐसी भूमि होती है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब हुआ कि ऐसी जमीन जो 5 साल से अधिक वर्षों से खेती में नहीं लाई गई है। यानी कि कोई जमीन का टुकड़ा है, यहां पर खेती की जा सकती है लेकिन पिछले 5 साल से यहां पर खेती नहीं की, तो आपको दिखता है कि वहां पे बहुत ज्यादा झाड़ियां आ जाती हैं, तो ऐसे भी हमें अपनी खेती का रूप दिखता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि। की कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर हो गई है, हमने इस पे खेती नहीं की, तो आपको वहां पर झाड़ियां वाड़ियां बनती हुई दिखती हैं। तो हमारे देश में कृषि का या फिर खेतों का, जमीन का ऐसा भी रूप देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है हमारी प्रतिभूमि है। प्रतिभूमि का मतलब कि खेती के तौर पर जो प्रयोग लाई जाती है भूमि, उसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कहा जा रहा है वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रति का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पर मौजूद ऐसी जमीन जो आप देखते हैं कि 1 साल में या उससे कम समय में आप देखते हैं कि जहां पर खेती नहीं हुई, ऐसा हमारा खेत जहां पर पिछले 1 साल से या फिर 1 साल से कम समय तक भूमि पर खेती नहीं होती, तो उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और पुरातान प्रतिभूमि क्या है दोस्तों, जहां पर आप देखते हैं कि 5 सालों में एक भी बार खेती नहीं की गई है, तो उसे हम लोग पुरातान प्रतिभूमि के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, पुकारते हैं। फिर एक हमारे देश के अंदर भूमि का एक और रूप है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है और उस खेत में आप देखते हैं कि उस खेत में आप एक बार से अधिक बार किसी चीज को बोते हैं, यानी कि 6 महीने के लिए आपने कोई एक फसल को बोया और 6 महीने के लिए आपने किसी एक फसल को बोया, तो जब आप इस प्रकार से अपनी जमीन का प्रयोग करते हैं तो उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, कि आप अपनी जमीन का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि खेत है, उस खेत में 6 महीने कुछ उगाया, 6 महीने कुछ उगाया, साल भर जमीन का प्रयोग हुआ, तो उसको हम लोग शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। प्रतिभूमि की बात की जाए दोस्तों तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जहां पर 1 साल में एक बार ही हम खेती का प्रयोग करते हैं। उसके साथ स्थायी चारागाह, जहां पर आप देखते हैं कि जानवर हमारे खाना खाते हैं।
उसके साथ कृषि योग्य बंजर भूमि जहां पर पिछले 5 साल से खेती नहीं हुई और वो झाड़ियों में बदल गई है। उसी के साथ हमने क्या देखा दोस्तों, बंजर भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन पानी नहीं है तो वो सूख गई, और हमारे जंगल है ना। ये अब तक हमने आप सभी के साथ हमारे देश की अलग अलग जो भूमि के प्रकार है उनको आप सभी के समक्ष डिस्कस किया है। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, उसको एक एक कर हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे, तो पूरा फोकस हमें अपनी कक्षा के अंतर्गत रखना है। हम देखते हैं कि ये जो हमारा भूमि का उपयोग है, हम अपनी जमीन का जो उपयोग कर रहे हैं, ये आप देखते हैं कि ये उस जमीन की उस क्षेत्र में मिलने वाली जो जलवायु है और वहां पर मौजूद जो मिट्टी है उसकी वजह से भी आप लोग देखते हैं कि प्रभावित होता है ना। हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारी जमीन है, हमारी जो भूमि है, कहीं पर आप देखते हैं कि ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, कहीं पर कम कारखाने हैं, किसी क्षेत्र में ज्यादा खेत हैं, किसी क्षेत्र में बिल्कुल बंजर है। तो ऐसा क्या है कि भैया जो मैदानी इलाका है, जहां पर अच्छी बारिश होती है, जहां का तापमान सामान्य रहता है, तो वहां पर आपको ज्यादा खेत दिखते हैं, ज्यादा फैक्ट्रियां दिखती हैं। कश्मीर जैसा इलाका हुआ, बहुत ठंड पड़ती है तो वहां कम फैक्ट्रियां, कम खेती होते हुए दिखती है। राजस्थान जैसा क्षेत्र हुआ जहां बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत टेम्परेचर होता है, तो वहां कम आपको फैक्ट्रियां या फिर कारखाने देखते हुए मिलते हैं। तो जो हमारे आपको दिखते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आपको कैसे दिख जाती हैं, जो हम जमीन का प्रयोग कर रहे हैं ना, फैक्ट्री के तौर पर, खेतों के तौर पर, कारखानों के तौर पर, वो आपको कैसा दिख जाता है दोस्तों, वो आपको वहां की जलवायु पर प्रभावित होता हुआ दिख जाता है। और अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या आपको ज्यादा दिख जाती है या फिर आपको दिखता है कि वहां पर लोग ज्यादा स्किलफुल हैं, वो ज्यादा ज्ञान की तरफ जाते हैं, ट्रेंड लोग हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि भूमि का प्रयोग हमें अलग तरीके से होता हुआ दिख जाता है। अगर हम देखें जो हमारा पूरा का पूरा भारतवर्ष है ना दोस्तों, हमारा जो संपूर्ण प्यारा सा भारतवर्ष है, अगर आप देखते हैं कि जो उसका पूरा क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हम देखते हैं कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर तो है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 93% है ना, इसी के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इस 7वें सबसे बड़े देश में 93% जो इलाका है ना, उसके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। ये जो हमारा क्षेत्र है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, इन राज्यों के बारे में ज्यादा सटीक आंकड़े हमारे देश की सरकारों के पास नहीं है ना। तो हमारी देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है दोस्तों, इन राज्यों से संबंधित आंकड़ों को जोड़ रही है ताकि हम इन क्षेत्रों में भी विकास के कार्य कर सकें। उसी के साथ साथ बहुत से भारत के भाग पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने भी कब्जा किया हुआ है ना। इस क्षेत्र पर आप देखते हैं कि इनके द्वारा भी कब्जा किया हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में हमारे पास स्थायी चारागाह है। देश की अधिकतर जमीन आपको दिखता है कि हमने अपने जानवरों के चरने के लिए रखी हुई है, जो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकती है। हमारे देश के अंदर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब कि जमीन, ऐसा खेत जहां पर साल के 12 महीने खेती होती है। तो आप देखते हैं कि मात्र देश का 54% जो खेत है ना, वो क्या है दोस्तों, साल के 12 महीने प्रयोग में आते हैं, है ना। तो बहुत बड़े नंबर पर आप देखते हैं कि देश के अधिकतर जो खेत हैं वो पूरे साल भर आपको क्या देखते हैं दोस्तों, खाली रहते हैं। एक बार ही या फिर आप देखते हैं कि एक से भी कम बार उनके अंदर हमें खेती होती हुई दिखती है, जो देश के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है। देश की बड़ी जनसंख्या है, सबका पेट भरना है, तो उस खेत का पूरा प्रयोग होना चाहिए ना। मात्र 54% खेती है जो पूरे साल भर हम लोग देखते हैं कि खेती के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि भारत के अंदर बहुत से राज्य हैं दोस्तों जहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा खेती है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बिल्कुल भी खेती नहीं है। जैसे हमारा जो पंजाब राज्य है, यहाँ पर 80% आप देखते हैं कि दोस्तों जो जमीन है ना, वो क्या है दोस्तों, वहां पर खेती ही होती है और साल के 12 महीने आप देखते हैं कि खेती होती है। यहाँ का जो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब साल के 12 महीने भैया, 6-6 महीने खेती हो रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा है, लगभग 80% इस इलाके की, इस राज्य की जो जमीन है वो खेती के तौर पर प्रयोग में आती है। वहीं अगर बात की जाती है भारत के और राज्य हुए, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ, जैसे आप देखते हैं कि हमारा मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ पर आप देखते हैं कि मात्र 10% ही हम क्या करते हैं, अपना शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है या फिर 10% ही हम खेती के तौर पर प्रयोग में ला रहे हैं, जो ये दिखाता है कि भारत के अंदर सही प्रारूप में जमीन को हम देखते हैं कि प्रयोग नहीं ला रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे देश में क्या किया गया था, आजादी के बाद 1952 में देश की सरकार ने एक नीति बनाई थी जिसे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं। और इस राष्ट्रीय वन नीति ने यह बताया कि देश में जितनी भी जमीन है उसका लगभग 33% तो क्या है दोस्तों, हमें अपने देश में जंगलों को रखना ही है, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो देश में 1952 में आप देखते हैं कि एक नीति को बनाया गया जिसमें यह बताया गया कि भैया देश में 33% जितनी भी जमीन है उसका 33% तो हमारे पास जंगल के तौर पर होना ही चाहिए।
लेकिन मनुष्यों ने अपने विकास के लिए जंगलों को बड़े स्तर पर कटाई की, भारत के लोगों ने जंगलों को साफ कर दिया, शहरों को बसाना शुरू कर दिया। तो हमारे देश में आजादी के बाद बड़े स्तर पर हमने अपने जंगलों को समाप्त किया है और हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर ये जो हमारे 33% की जरूरत है ये कम हुई और आज के समय में 24-25% के करीब हमें ये देखने को मिलता है, जो हमें क्या दिखाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी जमीन अब क्या है दोस्तों, कमजोर हो गई है ना। आप देखते हैं कि बारिशें कम होती हैं। बारिशें कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास ज्यादा बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं है, वन नहीं है, और इसी वजह से बारिश अब हमें होते हुए नहीं दिखती है। जमीन का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब कि जमीन अपनी शक्ति को खो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जंगलों को काटा है, पेड़ों को काटा है। तो पेड़ जमीन की शक्ति को बनाए रखते हैं, पेड़ नहीं होने से जमीन की शक्ति खत्म हो रही है। तो इससे हमारे पर्यावरण पर और आप देखते हैं कि हमारी कृषि की पैदावार पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव हमें क्या मिलता है दोस्तों, देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत होगी, हमें ये जरूरत होगी कि हमारे देश के अंदर ये जो भू निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि हम बड़ी मात्रा में क्या कर रहे हैं, हम जमीन को गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जमीन की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होते हुए दिख रही है। तो हमें जमीन की शक्ति को बनाए रखना होगा। जमीन की जो निम्नीकरण हो रहा है कि हमने बहुत ज्यादा पानी दे दिया जमीन से, उससे भी आप देखते हैं कि उसका निम्नीकरण होगा। और उसी के साथ साथ जब पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो वो जमीन की शक्ति खत्म होगी। तो हमें सही तरीके से क्रियान्वयन करना होगा, तभी हम अपने देश की जो जमीन है उसको सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रयोग में ला सकते हैं। वरना तो हम सभी के लिए क्या है दोस्तों, बाढ़ जैसी घटनाएं, उसी तरीके से आप देखते हैं कि भूखमरी जैसी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो जमीन का सही तरीके से हमें प्रयोग करना होगा और अपनी जमीन को एक सुचारू तरीके से हमें प्रयोग में लाना होगा। और अगर हमें भू निम्नीकरण, जमीन की जो शक्ति है उसको दोबारा से मजबूत करना है तो क्या करना होगा, हमें मुख्य तौर पर क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जंगलों को, वनों को लगाना होगा, है ना, पेड़ पौधों को लगाना होगा। चारागाह का समुचित प्रबंध, इसके जो क्षेत्र है ना वहां पर चारागाह भी हो, जानवर भी खाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जानवर पूरे जंगल को खा जाएं। तो समुचित प्रबंध करना होगा हमें। उसी के साथ साथ जो बंजर भूमि है उसको भी खेती के तौर पर प्रयोग करने की कोशिश करनी होगी। सिंचाई को भी सुचारू रूप से करना होगा, ज्यादा पानी नहीं देना होगा। खुदाई जो होती है वो नियंत्रित तरीके से होनी चाहिए। सड़कों के किनारे पर भी हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और वनमूलन, जो जंगल काटे जाते हैं उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और इन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, भू निम्नीकरण या फिर जो हमारी जमीन की शक्ति खत्म हो रही है दोस्तों, वो हम रोक सकते हैं। तो अब तक हमने आप सभी के साथ जो हमारे संसाधन वाले चैप्टर रहे उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को एक एक कर डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। अब ये मृदा क्या होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे पास हुई धरती, है ना, आप देखते हैं कि हमारे पास कोई भूमि, और भूमि के ऊपर आप देखते हैं कि हमें मिट्टी दिखती है, उसे ही हम लोग मृदा कहते हैं। और ये जो मिट्टी है दोस्तों, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। कहीं की मिट्टी अच्छी होती है तो वहां खेती होती है। और भारत के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की खेती है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी है। और इस मिट्टी के अंदर आप देखते हैं कि इनका रंग अलग है, इनकी बनावट अलग है और इनकी विशेषताएं अलग हैं। तो भारत के अंदर मौजूद जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की ये मिट्टी या फिर मृदा है, इसको एक एक कर अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिस मृदा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है जलोढ़ मृदा। बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ये जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। आप लोग क्या देखते हैं, हमारी ये जो जलोढ़ मिट्टी है, आप देखते हैं कि जो पहाड़ों से जो नदियां आती हैं ना, ये नदियां जब मैदानी भाग में आती हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मैदानी भाग है। तो जो हमारी पहाड़ों से नदियां आती हैं, ये पहाड़ों से जब नदियां आती हैं, ये क्या करती हैं, अपने साथ पानी लेकर आती हैं। और उसी के साथ साथ पानी के साथ साथ क्या लाती हैं दोस्तों, पानी के साथ लाती हैं कीचड़ और गाद। तो पानी तो आगे बह जाता है, लेकिन जो कीचड़ और गाद होती है वो मैदानी भाग में जमा हो जाती है और बाद में सूख कर वो मिट्टी बनती है। और उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा के नाम से पुकारते हैं। तो हमारी ये जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों, हमारे मैदानी भाग में हमें देखने को मिलती है। और ये नदियों के, आपको क्या है, नदियों के द्वारा बनाई गई दिखती है। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, उसकी आयु के आधार पर अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। तो जो हमारा भारत के अंदर आप देखते हैं कि गंगा का क्षेत्र हुआ, यमुना नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, हमारा जो पूरा का पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र है ना दोस्तों, वो सभी इसी जलोढ़ मिट्टी की वजह से बसा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा ये उपजाऊ होती है। और इसमें बड़े स्तर पर क्या किया जाता है दोस्तों, खेती की जाती है। कृष्णा गोदावरी जो हमारी नदियां है ना, उसके आसपास के भी क्षेत्रों में हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मैं आपसे कह रहा हूं क्यों, क्योंकि भैया इसके अंदर होता है सिल्ट। उसी के साथ आप देखते हैं कि इसके अंदर रेत की भी मात्रा होती है, जो इस मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाती है।
और आप देखते हैं कि ये जो मिट्टी है ना दोस्तों, इस मिट्टी को आप लोग देखते हैं कि दोस्तों ये बहुत बड़े स्तर पर क्या करती है, इस मिट्टी में बहुत अच्छी मात्रा में कणों की उपस्थिति होती है ना। तो ये मिट्टी आपको दिखता है कि मजबूत है, सिल्ट, रेत और मृतिका की इसमें उपस्थिति है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए आप देखते हैं कि इस मिट्टी के आसपास बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं दोस्तों, आकर बसते हैं। ठीक है, तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ये जो मिट्टी है इसके आसपास आप देखते हैं कि लोग आकर बसते हैं और ये जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ये जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ना दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि इसको दो नामों से पुकारा जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी है, इसको भी दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। सबसे पहला कहलाता है दोस्तों, सबसे पहला कहलाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और इसको बांगर भी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो पुराना रूप है उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, खादर के नाम से पुकारते हैं। ये जो बांगर मिट्टी होती है ना, या फिर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये आकार में छोटी छोटी होती है, और जो खादर मिट्टी होती है दोस्तों, ये आकार में आपको बड़े बड़े रूप में दिखती है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो ये हमारी नदी है, देखिए कि हमारी नदी बह रही है। अब इस नदी में आप देखते हैं कि ऐसी मिट्टी जो नदी के एकदम पास होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मुख्य तौर पर खादर मिट्टी या फिर आप लोग कहते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर पानी पहुंचता रहता है मिट्टी पर, तो ये ज्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी की। वहीं जलोढ़ मिट्टी की ऐसी मिट्टी जो दूर है ना, जो नदी से दूर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं, और ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है जी, समझ में आया। तो खादर मिट्टी जो नदी के समीप है, पानी अच्छी मात्रा में है, इसलिए वो ज्यादा उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी की वो मिट्टी जो नदी से थोड़ी दूर है जलोढ़ मिट्टी, लेकिन आपको देखते हैं ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पहुंच रहा, तो इसी वजह से वो कम उपजाऊ हमें दिखती है। हम देखते हैं कि ये जो हमारी मिट्टी है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में हमें पोटाश देखने को मिलता है, फॉस्फोरिक देखने को मिलता है, चूना पत्थर की उपस्थिति होती है। और इस मिट्टी के अंदर हम लोग गन्ना, धान, मक्का, इन सभी बड़े लेवल पर इसकी खेती करते हैं। भारत में पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, है ना। और उसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो हमारे सारे राज्य हैं वो जलोढ़ मिट्टी की वजह से ही बड़े लेवल पर खेती को करते हैं। अब भारत की एक महत्वपूर्ण नदी, भारत की एक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक और जो हमारी मृदा है, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, काली मृदा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भैया, काली मृदा को काली मृदा क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये सवाल आएगा। तो इसका रंग ही क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि काला होता है, रंग इसका काला होता है, इसीलिए इसे हम लोग काली मृदा के नाम से पुकारते हैं। आपके सवाल दिमाग में सवाल आएगा, कहाँ देखने को मिलती है हमारा। आप देखते हैं कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी है वो हमें महाराष्ट्र राज्य में और उसके बाद गुजरात राज्य में देखने को मिलती है ना। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि जो हमारा गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, या फिर कृष्णा, गोदावरी, ये जो आपको नदी के आसपास वाले क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में ये काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। काली मिट्टी आपको दिखता है कि दोस्तों काला रंग इसका होता है, और इस काली मिट्टी को ना एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। इसको रेगुड़ मृदा के नाम से भी पुकारते हैं। आप देखते हैं कि इस मृदा में नमी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता होती है, पानी को लंबे समय तक अपने अंदर रोक सकती है। और ये सूक्ष्म कणों से, इसके अंदर छोटे छोटे आपको देखते हैं कि महीन कण भी हमें देखने को मिलते हैं हमारी काली मिट्टी के अंदर। काली मिट्टी में पोटेशियम, चूना, कैल्शियम भी होता है, और इसी वजह से इसमें कपास यानी कि रुई की खेती की जाती है बड़े लेवल पर। तो काली मिट्टी हमें महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में देखने को मिलती है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, और इसमें कपास की खेती होती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी खेती इसके अंदर की जा सकती है। ठीक है, तो लेके चलेंगे अब आप सभी को भारत के अंदर मौजूद जो हमारी एक और प्रकार की मृदा है दोस्तों, जिसे अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, तो ये जो हमारी लाल और पीली मिट्टी है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये भी भारत में देखने को मिलती है। और ये जो हमारी लाल और पीली मिट्टी है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा पूरा लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है ना। ये जो है हमारा, ये हमारा लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब लोहे की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, लाल होता है। जब इस मिट्टी में हम लोहे के कणों को देखते हैं तो इसका रंग हमें लाल दिखता है, और जब इसके अंदर ज्यादा पानी हो जाता है तो इसका रंग पीला बन जाता है। ठीक है, लोहे की मौजूदगी से ये मिट्टी का रंग हमें लाल दिखता है। जब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिल जाता है, जब ये ज्यादा नमी प्राप्त कर लेती है, तो ये अपना रंग परिवर्तित कर कर पीली बन जाती है। ये भारत के हमारे दक्षिण पूर्वी जो हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, आपको दिखता है कि जो हमारा दक्षिण भारत के क्षेत्र है ना, वहां पर अधिक देखने को मिलती है। यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के कुछ मैदान, इन इलाकों में आप देखते हैं कि ये मिट्टी हमें
लाल और पीली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। अगला जो मिट्टी का स्वरूप है दोस्तों उसको हम देखते हैं। हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा, काली मिट्टी के बारे में और लाल पीली मिट्टी के बारे में पढ़ा। भारत के अंदर मौजूद जो हमारी चौथी मिट्टी है दोस्तों उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग लेटराइट मृदा के नाम से पुकारते हैं। और ये जो हमारी लेटराइट मृदा है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये जो हमारी लेटराइट मृदा है ये भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये रहा, उसी के साथ आप देखते हैं कि ये हमारा क्षेत्र हुआ है ना, इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि हमारी ये लेटराइट मृदा हमें देखने को मिलती है। तो लेटराइट मृदा ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर उच्च तापमान और ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे इलाके जहां पर तापमान ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है और ज्यादा बारिश भी होती है। लेटराइट मिट्टी कुछ इस प्रकार से दिखती है, जैसे आप देखते हैं ना ईंट होती है, जब ईंट टूट जाती है तो ईंट के जैसे टुकड़े होते हैं, वैसे ही कुछ इस प्रकार से ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है दोस्तों, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश या फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ये मिट्टी मुख्य तौर पर ऐसे इलाकों में देखने को मिलती है जो जहां पर ज्यादा बारिश या फिर हाई टेम्परेचर होता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा केरल राज्य हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, तो हमारा केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन राज्यों के आसपास आप देखते हैं कि ये हमें देखने को मिलती है। और उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में भी, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों के आसपास भी आप क्या देखते हैं दोस्तों, हमें ये लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। और इस मिट्टी को हम लोग खेती के प्रयोग लायक बना सकते हैं। तो इसमें अगर अच्छी मात्रा में खाद दें तो लेटराइट मृदा को हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं। अब भारत के अंदर मौजूद दोस्तों हमारी एक और महत्वपूर्ण मिट्टी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मुख्य तौर पर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। और मरुस्थल का मतलब क्या है दोस्तों? मरुस्थल का मतलब है वो मिट्टी जो हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती है। और भारत में रेगिस्तान कहाँ है? आप सभी को पता है कि जो हमारा रेगिस्तान है ना, वो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ये रहा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रेगिस्तानी मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी जो बहुत अधिक तापमान में होती है, और आप देखते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि यहाँ पर रेत होता है, इसी को हम लोग रेतीली मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। अगर इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी दें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, खेती रूपी बना सकते हैं, इसमें खेती की जा सकती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस मिट्टी को, ये जो हमारी रेतीली मिट्टी है ये हमें देखने को मिलती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत के अंदर हमारी एक और मृदा है जिसे अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग वन मृदा कहते हैं। ये जो है दोस्तों ये हमारी वन मृदा है। वन मृदा मतलब ऐसी हमारी मृदा जो हमें कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, जो हमें मुख्य तौर पर पहाड़ी भाग में देखने को मिलती है। जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, तो ऐसी हमारी मिट्टी जो हमें पहाड़ी भागों में देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर हुआ, है ना, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन राज्यों में जो मिलने वाली मिट्टी है उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? वन मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बस इसमें काम चलाओ आप देखते हैं कि खेती वेती की जाती है। तो भारत के अंदर मौजूद पर्वत मिट्टी या फिर वन मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर आप देखते हैं कि हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में हमने एक एक कर आप सभी के साथ क्या किया दोस्तों, डिस्कशन किया। और कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारी ये क्या होता है दोस्तों, पहाड़ी मिट्टी होती है। तो आप देखते हैं कि गहराई में काफी मजबूती के साथ ये जुड़ी होती है। पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से जो मिट्टी है ना, इसी को हम लोग अपनी वन मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर के कुछ आखिरी बिंदु होंगे दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं। एक शब्द आप सभी के सामने यहाँ पर रखा जा रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं मृदा अपरदन। भैया ये मृदा अपरदन क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारी मिट्टी है ना, मिट्टी आप देखते हैं कि उस मिट्टी में ना कटाव आपको दिखता है। देखिए ये आपको कटाव दिख रहा है ना, आप देखते हैं कि ये जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर आपको दरारें दिख रही हैं, है ना। या फिर आप देखते हैं कि ये जो मिट्टी था, ये जमीन था, आप देखते हैं कि इसमें पानी का बहाव आया और उसने कटाव पैदा कर दिया। मिट्टी का कटाव ही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मृदा अपरदन के नाम से पुकारते हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है जब वो किसी बहाव की वजह से, पानी की वजह से, या फिर आप देखते हैं किसी और कारण की वजह से कट जाती है, उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। और ये मुख्य तौर पर क्यों होती है? जब हम जंगलों को समाप्त करते हैं, गलत तरीके से खेती करते हैं, गलत तरीके से हमने हल का प्रयोग किया तो जमीन में दरारें पड़ गई, उसमें कटाव पैदा हो गया। ज्यादा पशु चारण करने से, ज्यादा जानवरों की जमीन का खा जाने से, या फिर ज्यादा भवन निर्माण करने से हम देखते हैं कि हम अपने मृदा अपरदन को करते हैं, है ना। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव हमें होता हुआ दिखता है। और अगर हमें मिट्टी का कटाव रोकना है तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें ना बहुत सुनियोजित तरीके से क्या करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। और पेड़ भी किस तरीके से लगाने होंगे? पेड़ भी रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का मतलब कि जमीन जुड़ी रहे, जमीन टूटे नहीं, जमीन भाग में बटे नहीं, जमीन का मृदा अपरदन ना हो। इसके लिए अगर हम पेड़ों को एक लाइन में लगा देंगे ना, तो सारी जड़ें जो हैं
वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी और मिट्टी अकड़ी रहेगी, जुड़ी रहेगी। मिट्टी आप देखते हैं कि मृदा का अपर्दन नहीं होगा। तो अगर हम लोग सही तरीके से वन रोपण करें, पेड़ों को लगाएं, और पेड़ कैसे हो, रक्षक मेखला में जैसे एक लाइन में लगे होंगे, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने मृदा अपर्दन को बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसी के साथ साथ जब हम खेती करें तो सही तरीके से हल का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो ये फसल है वो सही तरीके से पैदा होगी और ये जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं होगा। और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं ना, वहां पर क्या किया जाए दोस्तों, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप देखते हैं कि ढलान के हिसाब से क्या किया जाए, खेती की जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग सोपानी कृषि क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग सोपानी कृषि, है ना, सोपानी कृषि कहा जाता है ना, कि हम लोग ढलान के हिसाब से क्या करें, अगर खेती करेंगे तो इससे जो हमारी मृदा अपर्दन है वो नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो ये सब तरीके हैं जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी मृदा अपर्दन है उसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ संसाधन विकास की पूरी कहानी को आज के इस लेक्चर के अंतर्गत खत्म कर दिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेपर में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी चीजें आप इस आज की क्लास से बाहर आते हुए नहीं देखेंगे। आशा है कि दोस्तों आप सभी को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि अगला चैप्टर आप कौन से सब्जेक्ट पर या फिर कौन से भाग, जो आपका सोशल साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का कौन सा भाग है जिसको आप लोग कराना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।